हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। डियर स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा आप सभी के लिए केमिस्ट्री क्लास लेकर आया हूँ। खासकर ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जो कि इस साल 11th क्लास को पास करके क्लास 12th में आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कि 12th में केमिस्ट्री का पेपर आता कैसे, यानी किस प्रकार। अगर अपन बात करें कि बोर्ड में कितने नंबर का पेपर आता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है हमारी वो कितने नंबर की होती है, और स्कूल से सत्रांक कितने भेजे जाते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करें, इस साल हमारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जैसे कि पिछले 2 साल से राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चल रहा था, अब की बार एनसीईआरटी का सिलेबस कर दिया गया है। जो कि सीबीएसई में जो एनसीईआरटी का सिलेबस चलता था, सेम वही सिलेबस हमारे हैं। ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है हमारे सिलेबस में। अगर बात करें राजस्थान बोर्ड की तुलना में, यानी आरबीएसई की तुलना में और एनसीईआरटी की में, केवल एक चैप्टर का डिफरेंस है। यानी पिछले साल एक चैप्टर ज्यादा था और इस साल एक चैप्टर कम है। यानी जो चैप्टर हटा है वो है स्टेरोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई, जो लेसन नंबर 16 था, यानी अगर बात करें पिछले साल, वो हटा दिया गया है। इस साल टोटल लेसनों की संख्या 16 है, और पिछली साल अगर अपन बात करें लेसनों की संख्या कितनी थी, 17 थी। तो एक लेसन हटाया गया है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार एनसीईआरटी का सिलेबस है, और कौन से चैप्टर आपके भाग 1 में रखे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर भाग 2 में रखे गए, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अपन आज लेसन नंबर 1 है उसके बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इसमें, जैसे कि आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था 12th अगर बात करें केमिस्ट्री का जो पेपर है, ठीक है भाई, 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है टोटल कितने नंबर का होता है, ये होता है 100 नंबर। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। पहले बेसिक जानकारी अपन जान लेते हैं ताकि अपन को ये पता रहे कि 12th में केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कितने नंबर का आता है। हाँ जी, तो टोटल नंबर इसके होते हैं 100 नंबर होते हैं। इन 100 नंबर में से अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है भाई, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है यानी प्रायोगिक परीक्षा जो होती है वो कितने नंबर की होती है? वो होती है आपकी 30 नंबर। कितने नंबर की होती है? 30 नंबर। बात करें इसके अलावा जो सत्रांक स्कूल से भेजे जाते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 14। यानी टोटल अगर अपन बात करें 44 जो नंबर है वो आपके डिपेंड होते हैं किस पर? स्कूल पर। भाई 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, जो प्रायोगिक परीक्षा लगती है, बाहर से इंटरनल आता है आपके एग्जाम लेता है, उन 30 में से आपको नंबर देता है। और 14 जो नंबर होते हैं आपके, जो सत्रांक हमको स्कूल से मिलते हैं, वो किस आधार पर मिलते हैं? यानी पूरी साल भर हमारी प्रेजेंट कितनी रही, और जो हमारे स्कूल में जितने भी पेपर लगे हैं, यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इसके अलावा अर्धवार्षिक एग्जाम, उसमें हमारा क्या प्रदर्शन रहा है, ठीक है भाई, उस आधार पर हमको 14 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, अगर जिसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है तो उसको 14 में से 14 दिए जाते हैं। जिसका थोड़ा सा कम रहा है तो उसको हो सकता है 14 में से कम नंबर भी दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि ये जो 44 नंबर है टोटल, इन 44 नंबर में से प्रत्येक स्टूडेंट को 40 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। यानी 100 नंबर में से 40 नंबर तो हमको फ्री में मिल रहे हैं। अब लड़ाई किसकी है? जो हमारा पेपर होता है केमिस्ट्री का, जो बोर्ड का पेपर होता है हमारा, वो होता है 56 नंबर। क्या होता है डियर स्टूडेंट? 56 नंबर। ये 56 नंबर, इसके लड़ाई, और इन 56 नंबर की हमको तैयारी करनी है। ठीक है भाई, ये तैयारी तो ऑलरेडी अपनी हो ही जाएगी अगर अपन ने ये तैयारी कर ली। भाई ये तो आपको स्कूल पे डिपेंड है। ठीक है भाई, तो आपको आसानी से, ये तो मैंने कम से कम बताया 40 के, आप ये मान के चलिए 42, 43 और 44, इस सीरीज से किसी भी स्टूडेंट के कम नंबर नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तो बात करते हैं, ये जो हमारा पेपर लगता है बोर्ड का पेपर, वो कितने नंबर का लगता है? 56 नंबर का। ठीक है भाई, तो हमको ये 56 नंबर तैयार करने हैं। ठीक है भाई, कोशिश ये करनी है कि इन 56 में से हमारे 56 नंबर आए, क्योंकि अगर यहाँ हमारे 56 नंबर आ गए तो यहाँ हमारे आसानी से 44 नंबर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो लक्ष्य है यानी 100 of 100 वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से अपन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे, और आपको डेफिनेटली ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आसानी से, ठीक है भाई, अगर आपका साथ रहा तो हम आसानी से 100 of 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है भाई,
तो ये तो हो गया केमिस्ट्री के पेपर के बारे में जानकारी कि 12th में जो केमिस्ट्री का पेपर होता है किस प्रकार आता है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट, सिलेबस की बात करते हैं तो इस साल आपको पता है एनसीईआरटी का सिलेबस है। किसका है भाई? एनसीईआरटी का सिलेबस। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो दो भाग है हमारे, एक तो है यानी दो किताब है हमारी केमिस्ट्री की, एक तो भाग फर्स्ट और एक है हमारा भाग सेकंड। भाई पिछली साल केवल एक ही किताब थी, एक ही किताब में 17 लेसन थे, लेकिन इस साल क्या कर दिया है, आपकी किताब कितने कर दिए, दो भाग कर दिए। पहला भाग है आपका भाग 1 और दूसरा भाग 2। बात करें भाग 1 में कितने लेसन है, इसमें है आपके 1 से लेकर 9 तक लेसन। ठीक है भाई, भाग 1 में कितने, 1 से लेकर 9 तक लेसन है। भाग 2 की मैं बात करूं तो इसमें है लेसन नंबर 10 से लेकर लेसन नंबर 16, यानी टोटल कितने लेसन है इसमें, 7। अगर बात करें 9 + 7 टोटल लेसन कितने होंगे, 16। यानी हमारे केमिस्ट्री में इस साल, कौन सी साल, यानी 2021 और 22 में जो केमिस्ट्री में टोटल लेसन है वो कितने हैं भाई, 16। और अगर अपन बात करें पिछले साल कितने थे, 17 थे। एक लेसन हटा दिया गया है, उस लेसन का नाम क्या है भाई, त्रिविम रसायन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरोकेमिस्ट्री। पिछले साल ये लेसन था, इस साल इस लेसन को हटा दिया गया। ठीक है भाई, तो आप ये बात समझ गए कि इस साल हमको 2 किताबें पढ़नी है, केमिस्ट्री के 2 भाग अपन को पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो अब भी अपन जान लेते हैं भाग फर्स्ट में कौन कौन से लेसन है, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। इसके अंतर्गत कितने लेसन रखे गए डियर स्टूडेंट, 9 लेसन रखे गए। तो 9 लेसनों के नाम अपन देख लेते हैं कौन कौन से लेसन है। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाग 1। ठीक है भाई, टोटल लेसन कितने हैं इसमें, 9 लेसन टोटल। ठीक है भाई, टोटल कितने हैं, 9 लेसन। अब इन 9 लेसन में बात करें, पहला लेसन कौन सा है, ठोस अवस्था। कौन सा है डियर स्टूडेंट, ठोस अवस्था। हाँ जी, दूसरी बात करें इसमें अपन, दूसरा लेसन कौन सा है इसमें, दूसरा लेसन है इसमें विलयन। दूसरा लेसन कौन सा है, विलयन। हाँ जी, तीसरा लेसन कौन सा है इसमें, इसमें है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। ठीक है भाई, चौथा लेसन कौन सा है इसमें, रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, बल गति। ठीक है भाई, लेसन नंबर 5 जो है आपका वो कौन सा है, पृष्ठ रसायन, यानी सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 लेसन, यानी शुरुआत के जो 5 लेसन। भाग फर्स्ट की मैं बात करूं, शुरुआत के जो 5 लेसन है डियर स्टूडेंट, ये जो लेसन है ये आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें आते हैं डियर स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बोलूं तो भौतिक रसायन। क्या डियर स्टूडेंट, भौतिक रसायन। यानी शुरुआत के जो 5 लेसन है भाग फर्स्ट में, वो किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात आ गई आपके समझ में। तो अब बात करें भौतिक रसायन, इसके बारे में सिंपल सी जानकारी आपको 11th क्लास में मैंने दे रखी है। मैंने आपको ये बताया था कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक नियम और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। यानी आप सीधा इसमें ये बात कर लीजिए, अपन किस चीज का मोस्टली इसमें अध्ययन करेंगे, जितने भी आंकिक क्वेश्चन है आपके, उन सभी का अध्ययन अपन इन चैप्टरों में करेंगे। यानी डेरिवेशन इसमें होगी, सूत्र उत्पन्न अपन इसमें करेंगे। यानी एक तरह से ये जो 5 चैप्टर है आपके फिजिक्स के चैप्टर है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है भाई, तो भाग 1 में अगर अपन बात करें, स्टार्टिंग के जो 5 लेसन वो किसके, भौतिक रसायन। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इसमें लेसन नंबर 6 से। लेसन नंबर 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है भाई, 7वां जो लेसन है वो है आपका पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है भाई, 8वां जो लेसन है आपका वो है बी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है भाई,
नॉर्मल लेसन जो है आपका वो है आपका उप सह संयोजक यौगिक। जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा है, उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा है ना आपने, ठीक है भाई, लेसन नंबर 4 में। तो 6 से लेकर अगर बात करूं मैं 9 तक, ये जो लेसन है आपके ये आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन समझ में आई मेरी बात भाई? कहने का मतलब है स्टार्टिंग के जो 5 लेसन है वो तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी जिन्हें अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। और इसके बाद 6 से लेकर 9 तक जो लेसन है वो किसमें आते हैं? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। अकार्बनिक रसायन अपन किसे बोलेंगे? रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु, अणु, आयन का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपकी सिंपल सी बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब है भाग फर्स्ट की मैं बात करूं जिसमें टोटल लेसन कितने हैं? 9। इनमें से 5 जो लेसन है, ठीक है भाई, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी और पृष्ठ रसायन, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। और बात करें इसमें आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर अपन बात करें अकार्बनिक रसायन में 4 लेसन आएंगे। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब हमको ये पता चल गया फिजिकल केमिस्ट्री में कितने लेसन है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने लेसन। अब हमारी बची एक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी बची डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमारा एक भाग कंप्लीट बच रहा है, कौन सा? भाग सेकंड। हाँ जी, अब अपना कौन सा बच रहा है इसमें? भाग सेकंड। भाग सेकंड में आपको पता है लेसन नंबर 10 से लेकर कितने तक आ रहे हैं? लेसन नंबर 16 तक। यानी टोटल लेसन कितने हैं भाई? 7 लेसन है आपके। ठीक है भाई, ये जो जितने भी लेसन है, जो 7 लेसन है, ये किस में आएंगे डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस में आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूं तो कार्बनिक रसायन। क्या भाई? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या हो गया? जानते हो आप, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन। यानी मोस्टली केस जो आपको मिलेंगे इसमें कार्बन रसायन बात करें, कार्बन और कार्बन से बने यौगिक, जैसे कि आप बात करते हैं CH4 मैथेन हो गया, C2H4 हो गया। यानी मोस्टली आप कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? कार्बनिक रसायन। यानी मेन रिएक्शन जो अपन बात करेंगे वो इन्हीं में अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात। अब कौन कौन से लेसन है? जैसे कि आपका लेसन नंबर 10 है जिसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एरीन। ठीक है भाई, लेसन नंबर 11 की करें, ये तो हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन हो गया। लेसन नंबर 11 है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। लेसन नंबर बात करें अपन इसमें 12, वो है आपका एल्डिहाइड। ठीक है भाई, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, ये लेसन नंबर कौन सा है? 12 है। लेसन नंबर 13 जो है आपका, इसमें वो है एमीन। ठीक है भाई, लेसन नंबर 14 है इसमें आपका जैव अणु। ठीक है भाई, लेसन नंबर 15 जो है आपका, ठीक है भाई, ये इसमें है बहुलक। और लेसन नंबर जो 16 है आपका वो है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है भाई, दैनिक जीवन में रसायन। तो ये जो 7 लेसन है ये किसके अंतर्गत आएंगे भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये पता चल गया कि केमिस्ट्री का पेपर किस प्रकार आता है, क्या एनसीईआरटी का सिलेबस है और कौन से चैप्टर किस केमिस्ट्री के अंतर्गत रखे गए। ठीक है भाई, अगर अपन बात करें भाग फर्स्ट की, तो भाग फर्स्ट में 9 लेसन रखे गए, जिसमें से 5 लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री के, 4 लेसन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
भाग सेकंड की बात करें जिसमें 7 लेसन है और सातों के सातों जो लेसन है वो किसके अंतर्गत आएंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस। तो अब अपन शुरू करते हैं यहाँ पर अपना चैप्टर, और कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, अपन कर रहे हैं लेसन नंबर 1। कौन सा कर रहे हैं भाई, लेसन नंबर 1। कौन सा कर रहे हैं, लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का नाम अभी आपको मैंने बताया था कौन सा है भाई, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट। ठीक है भाई, वैसे अभी आपके जो सिलेबस आपका आया उसके अंक निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए ये जो चैप्टर है, जो अगर अपन सीबीएसई पैटर्न का अकॉर्डिंग बात करें, पिछली बार जब एनसीईआरटी का सिलेबस था तब भी ये लेसन 3 नंबर का था, तो आप मान के चलिए हो सकता है 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मोस्टली आप ये मान के चलना ये लेसन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है भाई, ठोस अवस्था के बारे में तो अपन पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका स्टार्ट करने का कारण ये है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, क्योंकि एक बार अपन जब केमिस्ट्री इजी से चल रहे हैं अपन, ये नहीं अपन पहले टफ चीज लेंगे, क्योंकि अगर अपन इजी चीजें लेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तब अपन जितनी भी टफ चैप्टर है इसमें, ठीक है भाई, वो अपन आसानी से क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपन जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री उनका तरीका क्या होगा, मैं आपको जो जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, उनमें मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्टार लगा लेना। ठीक है भाई, मैं आपको हर लेसन में ये बताता जाऊंगा कि ये लेसन, ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। तो आपको उसको क्या कर लेना है, एमटीआर लगा लेना है, या उसको आप स्टार लगा लेना कि भाई ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं वैसे यदि आप करोगे, ठीक है भाई, तो हम आसानी से केमिस्ट्री में जो हमारा टारगेट है 100 of 100 उसको अपन कंप्लीट कर सकते। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेकिन बस तरीके से यदि अपन पढ़ेंगे ना तो आसानी से। और लास्ट टाइम में मैं आपको बहुत सिंपल, यानी आपको ये मान के चलिए हर चैप्टर में 10-10, 15-15 क्वेश्चन, जो कि मैंने इस साल भी बनाए थे 1.5-2 महीने मेहनत करके, ठीक है भाई, वो लास्ट में आपको दे दूंगा। लेकिन पहले अपन हर चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से अगर आप डिटेल पढ़ोगे ना तो आगे जाकर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा नीट और आईआईटी के एग्जाम में। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं अपन ठोस अवस्था। डियर स्टूडेंट, ठोस अवस्था पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। पदार्थ, हाँ जी भाई, पदार्थ क्या होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि ये जो चौक है क्या ये पदार्थ है, ये जो बोर्ड है ये क्या क्या पदार्थ है, ये जो रूम है ये क्या पदार्थ है क्या, बिल्कुल है। सर आपने कैसे बोल दिया, हाँ जी, पदार्थ अपन किसे बोलते हैं, प्रत्येक वो वस्तु, यानी प्रत्येक वह वस्तु, ठीक है भाई, जिसका क्या होता है कुछ ना कुछ तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान होगा। अब देखिए ये चौक है, तो इस चौक का कुछ तो कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, यानी कहने का मतलब 1 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो इसका भार होगा, द्रव्यमान होगा। और जब मैं इसको रखूंगा तो ये क्या करेगा, कुछ स्थान घेरेगा, यानी प्रत्येक वह वस्तु जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, साथ ही वो क्या करती है, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। उस वस्तु को अपन बोलेंगे क्या भाई, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सा यदि कोई आपसे पूछे पदार्थ क्या है तो हम ये बोल सकते हैं प्रत्येक वह वस्तु जो कि क्या करती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ क्या करती है, स्थान ग्रहण करती है। भाई ये जैसे बोर्ड लगा हुआ है तो ये आयतन घेरे रखा है ना, इसने कुछ स्थान घेरा हुआ है, ठीक है भाई, और इसके अलावा इसका कुछ तो बाहर है, कुछ तो द्रव्यमान है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पदार्थ। जितनी भी वस्तु है ये दोनों शर्त लागू हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है भाई, पदार्थ। अब बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है पदार्थ जो होता है, अगर मैं बात करूं पदार्थ की, इसकी अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की अवस्थाएं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर पदार्थ की अवस्थाएं तो 5 होती है, हम तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अरे भाई हमको पता है कि आप तीसरी क्लास से साइंस पढ़ रहे हो, भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जब आप इंटेलिजेंट हो तभी तो आपने साइंस लिए, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमने ये जनरली ये पढ़ा है कि 5 होती है, क्या अवस्थाएं होती है, किसकी, पदार्थ की, ठीक है भाई। लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से, प्रायोगिक रूप से अपन बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी, अगर बात करूं, पहली होती है आपकी ठोस अवस्था, ठीक है भाई।
दूसरी होती है आपकी द्रवावस्था, ठीक है भाई, और तीसरी आपकी होती है आपकी गैस अवस्था, ठीक है भाई। वैसे जनरली अगर अपन बात करें चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी होती है बीईसी, ठीक है भाई, 5 होती है, लेकिन आपसे यदि पूछे मुख्य रूप से कितनी होती है तो 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं अपन ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, ठीक है भाई। भाई नीचे बनाऊंगा तो आपको चित्र नहीं दिखेंगे, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मैं डाल देता हूं मैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है भाई। कितनी बताई थी मैंने? 3। एक तो बताई थी ठोस अवस्था, ठीक है भाई, एक बताई थी मैंने द्रव अवस्था, और एक मैंने बताई थी गैस। हाँ जी। सबसे पहले इसमें अपन ये देखते हैं तीनों अवस्था जो अपन ने देखी है, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। डियर स्टूडेंट, ठोस अवस्था के अवयवी कण इस प्रकार जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। द्रव अवस्था की मैं बात करूं तो इस तरीके से जुड़े होते हैं, गैस अवस्था की बात करूं तो इस तरीके से। अब क्या देखने को मिल रहा है, आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो अवयवी कण है, क्या बोल रहे हैं भाई इनको अपन? अवयवी कण। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सर अवयवी कण का मतलब क्या है? अवयवी कण का मतलब है डियर स्टूडेंट, यहां पर अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो अवयवी कण होते हैं, इनके मध्य जो है, ठीक है भाई, एक बल पाया जाता है जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, या आप जनरली आकर्षण बल बोल दो, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब इनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, और प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण इनके मध्य आप देखोगे रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है। रिक्त स्थान क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं इनके मध्य जो दूरी है, यानी जिस दूरी को अपन बोलेंगे अंतरा आणविक दूरी, ठीक है भाई, वो क्या होगी? इसमें न्यूनतम होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम। आप देख रहे हो ना इसमें भाई, ठोस अवस्था में देख रहे हो अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी इन ठोस अवस्था के जो अवयवी कणों के मध्य जो बल पाया जा रहा है, ठीक है भाई, जो उसे अपन बोल रहे हैं अंतरा आणविक आकर्षण, ये कैसे होता है? प्रबल होता है। और प्रबल होने के कारण ये जो अवयवी कण है बहुत दृढ़ता के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। और जुड़े होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि इनकी अंतरा आणविक जो दूरी होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। एक एग्जांपल से समझ, मान लीजिए ये चौक है, ये चौक मैं इसका यूज नहीं करता हूं, ये चौक मैंने आज यहां पर रख दी, मैंने कल सुबह इसको उठाया, तो आप देखोगे इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे अपन ने क्या बोला? ठोस, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि इसके मध्य, इसके इस चौक के अंदर जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, जो अवयवी कण है उनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो कैसा है? प्रबल है। और उस प्रबल के कारण मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, ठोस अवस्था में पहली बात आकार, दूसरी बात करें आयतन, दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है भाई। आ गया सिंपल सी बात, तो क्लियर हो गया होगा कि आपकी ठोस अवस्था की अगर मैं बात करूं आसानी से आपको समझ में आ गया। दूसरी बात करें अपन द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आप ये देख रहे हो इनके मध्य रिक्त स्थान है, तो इससे मतलब क्या निकल रहा है? इससे क्या अपन को निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें ठोस अवस्था की तुलना में जो अंतरा आणविक आकर्षण जो बल है, ठीक है भाई, वो क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? ठोस अवस्था की तुलना में कम होता है। तभी तो ये अवयवी कण क्या होते हैं? इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। अगर ज्यादा होता तो ये अवयवी कण भी एक दूसरे के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं। यही कारण है, इसलिए हम बोल सकते हैं द्रवावस्था में आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है भाई, आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? अनिश्चित होता है। कैसे होता है? अनिश्चित, ठीक है भाई।
यानी आयतन तो क्या होता है इसमें निश्चित होता है, आकार क्या होता है अनिश्चित। कैसे, इसको जनरली एग्जांपल से अपन समझते हैं। भाई ये तो अपन को समझ में आ गया कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है किसकी तुलना में, ठोस अवस्था की तुलना में। एक छोटी सी बात, अंतरा आणविक दूरी क्या होगी इसमें, ठोस अवस्था की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। भाई देख रहे हो ना, गैस ज्यादा है तो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी बात होगी। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं इसमें आकार और आयतन। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र लिया, दो पात्र मैंने ली और उन दोनों पात्रों में मैं ये देख रहा हूं दोनों में आयतन फिक्स है कि 250 ml उनमें पानी आ सकता है, लेकिन दोनों में मैं ये देख रहा हूं कि दोनों का आकार अलग है, एक की लंबाई ज्यादा है और एक की अगर बात करें चौड़ाई ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं उस जल को चौड़ाई वाले में डालूं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है भाई, और अगर अपन बात करें जैसे मैं उस लंबे वाले पात्र में डालता हूं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। यानी एक सिंपल सी बात है, द्रव अवस्था में बहने का गुण पाया जाता है। किसका, बहने का। ठीक है भाई, जैसे पानी बहता है ना उस तरह से लिक्विड चीज जो होती है जिस पात्र में डालोगे उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगी, इसलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है भाई, ये भी क्लियर होगा आपका। हाँ जी, अब बात करते हैं गैस अवस्था की। तो सिंपल सी बात अपन को इसमें ये पता चल गई कि इसमें अवयवी कण बहुत दूर दूर है, इसका मतलब इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होगा, और यदि वो कम होगा तो अंतरा आणविक दूरी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। अगर वो अधिक होगी तो इसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट, अनिश्चित होंगे। दोनों क्या होंगे, अनिश्चित। कैसे होंगे, अनिश्चित। भाई पहले में हमने देखा था आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसमें आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इसमें दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात अगर अपन इसमें करें, इसमें जो अगर अपन बात करें अंतरा आणविक जो दूरी है वो बहुत अधिक होती है। क्यों, क्योंकि अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात अपने समझ में आ गई। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। कैसे, देखिए आपने देखा होगा, मान लीजिए इसको मैंने एक डिब्बी ली और तो डिब्बी में मैंने अगरबत्ती का धुआं बंद कर लिया, तो अगरबत्ती का जो धुआं है उस पात्र के अंदर क्या हो गया, उसमें कैद हो गया। लेकिन जैसे मैं उस डिब्बी को खोलूंगा तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, अगरबत्ती फैल जाएगी, अगरबत्ती का जो धुआं है वो फैल जाएगा। ठीक है भाई, और उस अगर मैं बात करूं उस अगरबत्ती का जो धुआं है अगर मैं उसको बाहर छोड़ूं तो वो बाहर। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, भाई पहले हमने ये देखा था कि अगरबत्ती का जो धुआं था एक निश्चित आकार, यानी जो डिब्बी है उसके अकॉर्डिंग, यानी उसमें हमने उसको धुआं को बंद किया तो उसका उसने आकार और आयतन दोनों का ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे हमने उसको कमरे में निकाला तो उसने उसका आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लिया। लेकिन हम कमरे से बाहर हमने उसको बाहर छोड़ा तो वायुमंडल में फैल गई जो धुआं थी तो उसका आकार ग्रहण कर लिया। एक सिंपल सी बात है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो अगरबत्ती का धुआं पहले कैसी स्थिति में था, फिर दूसरी तीनों स्थिति क्या हो गई, अलग अलग हो गई। जैसी स्थिति में था उसने उसी का अकॉर्डिंग उसका आकार और आयतन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है भाई, आई होप आपको ये तीनों अवस्था समझ में आ गई होगी। तो अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं। भाई मेरा केवल ये अपन को इसलिए आपको बताया गया ताकि हमको ठोस अवस्था समझने में और उसको डिफरेंस करने में अन्य अवस्थाओं से आसानी रहे कि द्रव अवस्था और गैस अवस्था ठोस अवस्था से अलग है क्यों, कंपेयर करके यदि अपन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं अपन ठोस अवस्था जो हमारा लेसन है। अब मैंने आपको इतनी चीज बता दी है, ठीक है भाई, तो आप आसानी से ठोस अवस्था की परिभाषा बोल सकते। ठीक है भाई, क्या होगी भाई ठोस अवस्था की परिभाषा। ठीक है भाई, अब ये तो नहीं हम छोटी सी क्लास के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखेंगे, अब बड़े हो गए ना भाई, अब 12th में हो गए हो आप, तो 12th का अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग अपन को परिभाषा बतानी है स्टैंडर्ड, यानी जो पढ़ना है स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना और स्टैंडर्ड ही अपन को क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था इसमें जो अवयवी कण होते हैं इस तरह से जुड़े होते हैं, यानी इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल है, ठीक है भाई, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रबल होता है। और प्रबल होने के कारण इनके मध्य जो अंतरा आणविक जो दूरी है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम। तो इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आप नोट भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से, 2 बार रिपीट करूंगा। हाँ जी, ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, क्या बोला डियर स्टूडेंट मैंने, पदार्थ की वह अवस्था, मिस्टर अंकित शर्मा, प्लीज पिक अप द फोन। ठीक है भाई, पदार्थ की वह अवस्था,
ठीक है, क्या बोला मैंने? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आकर्षण बल के कारण, यानी अवयवी कणों, अगर बात करूं अवयवी कण आकर्षण बल के कारण न्यूनतम दूरी पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। न्यूनतम दूरी पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये जो दूरी है ये क्या होती है? बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया था कि इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। और अंतराण्विक आकर्षण बल जो प्रबल होता है, और प्रबल के कारण क्या होता है? ये जो अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण है ये न्यूनतम दूरी पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ये न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। उस अवस्था को अपन बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है भाई, आसानी से आपको समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें, हमने पदार्थ की काफी अवस्थाएं पढ़ी भाई, आपने नोट कर ली होगी, मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा लास्ट में। देखिए, ठोस अवस्था हो गई। अब हम बात करते हैं प्रत्येक अवस्था जो अपन ने पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, उसमें दो बल कार्य करते हैं। एक तो हमने पढ़ा था आकर्षण बल, ठीक है भाई, और दूसरा होता है इसमें प्रतिकर्षण बल। पदार्थ की जितनी भी अवस्था अपन पढ़ते हैं उनमें दो बल, प्रत्येक अवस्था में दो बल कार्य करते हैं, दो विरोधी बल कार्य करते हैं भाई। क्यों? एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, बहुत से जो बुद्धिमान जो छात्र हैं, बुद्धिमान जो स्टूडेंट है, उनके मन में एक छोटा, सर अभी आपने केवल एक सिंपल सी बात बताई थी कि इसमें केवल आकर्षण बल होता है, ये प्रतिकर्षण कहां से है? डियर स्टूडेंट, होता है इसमें प्रतिकर्षण। कैसे होता है? देखिए, अपने लिए बर्फ, ठीक है, बर्फ को मैंने अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया, ठीक है भाई, हीट दी मैंने उसको, तो हीट देने पर क्या होगा कि उसके मध्य, अगर बात करें जो बर्फ के अंदर जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों के मध्य क्या हो जाएगा? जैसे हीट दूंगा तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, जो अवयवी कण है वो दूर चले जाएंगे। क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाने के कारण हम ये बोलेंगे वो आसानी से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? द्रव अवस्था में। तो हमको एक सिंपल सी बात पता चल रही है, जैसे अपन टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं ना, तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण एक बल उत्पन्न हो रहा है जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। मिस्टर अंकित क्या हो रहा है? प्लीज पिक अप द फोन। बीच में फोन आ गया, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब अपन ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, बीच में कॉल आ जाता है, उसको कॉल को अटेंड भी नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसे मैं आपसे बता रहा था अभी कि प्रतिकर्षण अपन बल किसे बोलेंगे? कि अवयवी जो कण है, ठीक है भाई, जो अवयवी कण की अपन बात करें, उसमें अपन टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं, तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो उत्पन्न जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। अब ये करेगा क्या? ये अवयवी कणों को दूर ले जाएगा, और जब दूर ले जाएगा तो आसानी से वो क्या है, उनके जो अवयवी कण है वो दूर हो जाएंगे। भाई ये दूर ले जा रहा है क्योंकि हीट जब उदेगी तो आसानी से जो अवयवी कण है उनके मध्य जो अंतराण्विक जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो आसानी से जो अवयवी कण है वो मूव करेंगे, गति करेंगे। भाई ठोस अवस्था में हम देखते हैं अवयवी कण गति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है भाई, तो एक सिंपल सी बात हमको पता चली। आकर्षण बल के बारे में यदि अपन से पूछे, आकर्षण बल क्या करता है कि ये अवयवी कणों को पास लाता है, यानी जो पदार्थ के जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, उनको पास लाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, आकर्षण का मतलब क्या? अपन खींचे चले जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप सभी मेरे शेर और सीनियों को ये पसंद भी आएगा। क्या भाई? जैसे आप देखते हैं एक लड़का और एक लड़की, ठीक है भाई, जब उनकी आई कांटेक्ट मिलती है तो वो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जितनी आई कांटेक्ट ज्यादा होगी, जितना ज्यादा आकर्षण होगा, उतना ज्यादा वो क्या आएंगे? करीब आएंगे। उतने ज्यादा क्या आएंगे? वो करीब आएंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या हो रहा है? आकर्षण। ठीक है भाई, तो ये जो आकर्षण बल का मतलब क्या है कि जो अवयवी कण है, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, अवयवी कण उतने ही ज्यादा क्या आएंगे? पास आएंगे। अब बात करते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अवयवी कण क्या होंगे? दूर होंगे। ठीक है भाई, तो आसानी से आपको समझ में आ गया। एक छोटी सी बात मैंने इसमें बोला था, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है भाई, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है भाई? कि वातावरण से अवयवी कणों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वातावरण से अवयवी कणों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ही हम ये बोल सकते हैं जो अवयवी कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूर चले जाते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे से क्या चल जाते हैं? दूर चले जाते हैं। किसके कारण? इसके कारण। इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर ठोस अवस्था की मैं बात करूं, ठोस अवस्था में उपस्थित जो अवयवी कण है उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता है। किससे? यानी प्रभावी होता है। किससे? प्रतिकर्षण बल से।
क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये भी पढ़ा है कि ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। अगर वो प्रबल होगा तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उसमें क्या होगा, कम होगा। और प्रतिकर्षण यदि बल कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं ठोस अवस्था के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाए। एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, क्या अगर अपन बात करते हैं जैसे जैसे भाई अपन टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, जैसे अपन टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी अवयवी कण उतने ही ज्यादा दूर जाएंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए पहले मैंने बर्फ को गर्म किया, ठीक है भाई, तो वो किस में परिवर्तित हो गया, जल में परिवर्तित हो गया। यानी टेम्परेचर मैंने गर्म किया, ठीक है भाई, तो गर्म करने पर वो किस में परिवर्तित हो गया, जल में। यानी उसके अवयवी कण की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और फिर मैंने उस जल को और गर्म किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अवयवी कणों की जो मध्य की दूरी है और बढ़ गई, और बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वो किस में परिवर्तित हो गया, गैस अवस्था। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, गलनांक किसे बोलते हैं, ठीक है भाई, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है डियर स्टूडेंट, द्रव में बदल जाता है, उसे अपन बोलते हैं गलनांक। इसी के विपरीत एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, कथनांक क्या बोलता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, उसे अपन बोलते हैं कथनांक। ठीक है भाई, गलनांक और कथनांक क्या होता है, ठीक है, एमपी और बीपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मतलब आप समझ गए। ठीक है भाई, एक तो अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। एमपी का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो हो गया, गलनांक का मतलब हो गया जब यानी जिस ताप पर ठोस किस में बदल जाए भाई, द्रव में बदल जाए, तो उसे अपन उस ताप को अपन बोलेंगे गलनांक। बीपी यानी जो आपका कथनांक हो गया, जो ठोस जो आपका द्रव है वो द्रव किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए, तो उसे अपन बोलेंगे कथनांक। ठीक है भाई, आसानी से क्लियर हो गया होगा, और ये परिभाषा भी अपनी क्लियर होगी। ठीक है भाई, अब इसमें हमारा एक टॉपिक और रह रहा है। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक रह रहा है, जो हमारा इसका पहला टॉपिक है, आपको समझ में आ गया ठोस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, अब आता है इसमें आपका, अगर अपन बात करें इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, सामान्य अभिलक्षण, या इसको आप गुण भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, यानी ठोस अवस्था के गुण। ये चीज आपको मैं जितनी भी पढ़ा रहा हूं ना, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई, लेकिन अपने चैप्टर में है तो अपन को डिटेल, भाई कोई भी चीज अपन को छोड़नी नहीं है, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं हर चैप्टर में आपको बताता जाऊंगा कौन सी चीज आपको ज्यादा पढ़नी है कौन सी नहीं, लेकिन नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, या इसको अपन बोल सकते हैं गुण। भाई पहला क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, जो इसकी परिभाषा से हमने सीखा है कि इनका आकार, ठीक है भाई, आयतन, ठीक है भाई, एवं क्या भाई, एवं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। तो पहला गुण इसमें क्या हो गया कि ठोस अवस्था की अगर बात करें, इनमें इनका आकार, आयतन, और बात करें द्रव्यमान, क्या होता है डियर स्टूडेंट, निश्चित होता है। ठीक है भाई, ये आपने परिभाषा में पढ़ी। दूसरी बात, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि ठोस अवस्था के अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या पाया जाता है, अधिक पाया। इसलिए तो ये अपन ये बोल सकते हैं कितने होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है भाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है। ठीक है भाई, किससे ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण बल से। क्या होता है डियर फ्रेंड, किससे ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण बल से। तो आपको ये याद रखना है इसमें। ठीक है भाई, आकर्षण बल ज्यादा होता है किससे भाई, प्रतिकर्षण बल से। भाई ज्यादा होगा तभी तो अवयवी कण है उनके मध्य रिक्त स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, उनकी जो दूरी है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि ये प्रतिकर्षण जो बल है वो क्या होता है, कम प्रभावी। ये कब प्रभाव होगा, जब अपन टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, और टेम्परेचर में जितनी ज्यादा वृद्धि करेंगे उतनी ज्यादा प्रतिकर्षण बल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये दो लक्षण हो गए आपके, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ जी भाई, तीसरी अगर मैं बात करूं इसमें, तीसरा इसमें अगर अपन बात करें, तीसरा आपको पता है कि इनके अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य
ठीक है भाई, जो दूरी होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, न्यूनतम होती है। अरे न्यूनतम होती है ना अवयवी कणों के मध्य दूरी, जिसे अपन बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। क्यों होती है, क्योंकि इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। ये तीसरा बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, बिल्कुल। ये तीसरा लक्षण हो गया आपका। चौथा लक्षण अगर अपन बात करें इसका, चौथा गुण क्या हो सकता है इसमें अगर अपन बात करें तो, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ठीक है भाई, ठोस अवस्था की अगर अपन बात करें इसमें, भाई ये तो आपको पता है अवयवी कणों के मध्य इनकी क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है भाई, एक छोटा सा अगर इसमें अपन अगर इसमें और एक लक्षण देखें तो बहुत अच्छा लक्षण है, कई बार वो पूछ लिया जाता है। अगर बात करें इसका जो घनत्व होता है ठोस अवस्था का, किसका डियर, ठोस अवस्था का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सर्वाधिक होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, सर कैसे, ठोस अवस्था का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है सबसे ज्यादा। सर ऐसा क्यों, देखते हैं अभी, इसको समझते हैं अपन। ठीक है भाई, नोट्सों के रूप में आपको मैं लिखवा दूंगा, केवल अपन को समझना है, आप लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं इनको। ठीक है भाई, क्यों भाई, क्योंकि आप सभी को पता है घनत्व बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, हाँ जी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है डियर स्टूडेंट, आयतन होता है। इसका मतलब क्या है, यानी आयतन में वृद्धि होगी तो घनत्व में क्या होगी, कमी होगी। जैसे मैंने टेम्परेचर में वृद्धि की, ठीक है भाई, मैंने टेम्परेचर में वृद्धि की तो बर्फ किस में परिवर्तित होगी, जल में। तो आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ऐसी स्थिति में आप बात करेंगे घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी द्रव अवस्था में घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके आयतन में वृद्धि हुई। आयतन में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि अपन ने टेम्परेचर में वृद्धि की। अब उस जल को मैंने और गर्म किया, उस जल को मैंने क्या किया, और गर्म किया, तो वो क्या होगी, यानी कहने का मतलब वो वाष्प के रूप में जाने लगे, यानी आयतन और वृद्धि होगी तो घनत्व और कम होगी। तो सिंपल सी बात, इससे ये निष्कर्ष निकला कि ठोस अवस्था का जो घनत्व वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, उससे कम किसका होता है, अगर बात करें द्रवावस्था का, उससे कम किसका होता है भैया, उससे कम होता है आपका किसका, गैस अवस्था। यानी सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस अवस्था का। क्यों होता है, क्योंकि उसका आयतन सबसे ज्यादा, भाई टेम्परेचर ज्यादा देंगे ना उसको, पानी को जब उबालेंगे टेम्परेचर ज्यादा, हीट जाएंगे, उष्ण ऊर्जा ज्यादा होगी, ज्यादा मूव करेंगे ना, तो उसका घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। भाई लॉजिक ये संबंध देख रहे हो ना आप, आयतन यदि ज्यादा है तो घनत्व कम होगा। ठीक है भैया, और यदि घनत्व ज्यादा है तो आयतन क्या होगा, कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात है, अपन आसानी से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें, ज्यादा कोई आपको ज्यादा इसमें कुछ अंतर आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये अंतर आपके कुछ लक्षण हो गए इसमें, ज्यादा इसमें अपन को और कुछ करना नहीं है। ठीक है भाई, तो 4 इंपोर्टेंट हो गए इसमें, और देख लेते हैं। ठीक है भाई, वैसे ज्यादा आपको याद नहीं करने, जितने याद हो जाए आपके 2-3 जितने, ठीक है भाई, ज्यादा जरूरी नहीं है। 5वां अगर इसमें अपन देखें, इसमें 5वां लक्षण क्या है, 5वां अभिलक्षण क्या है इसमें अगर बात करें तो, ठोस अवस्था में जो अवयवी कण जो होते हैं वो गति नहीं करते। भाई कहने का मतलब ये चौक है, ये चौक गति करेगी क्या, नहीं कर सकती ना, तो गति नहीं करते। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ये दोलन गति करते हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दोलन गति का मतलब यही, अपनी माध्य स्थिति से क्या हो सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, मतलब हिल डुल सकते हैं। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है भाई, तो मैं हिल जरूर सकता हूं ऐसे, तो हिलने का मतलब हो गया मैं अपनी माध्य स्थिति से हिल रहा हूं यहां। ठीक है भाई, यानी ये हो गई दोलन गति। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी पुरानी जो घड़ियां होती है, जो पेंडुलम होता है, 12 बजते हैं घंटी सी बजती है, ठीक है भाई, तो इधर से इधर, यानी वो क्या होगी, दोलन गति। क्या हो रही है, माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे ठोस अवस्था के अवयवी कण गति करते नहीं करते, क्योंकि उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन दोलन गति करते हैं। दोलन गति का मतलब माध्य स्थिति से इधर उधर, यानी एक सीधी तरह हम बोल सकते हैं कंपन होता है इनमें। ठीक है, कंपन का मतलब इधर उधर गति करते हैं। ठीक है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, केवल हिल डुल सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। हाँ जी भाई, एक और इसमें देख लेते हैं अपन। इसमें अगर बात करें ठोस अवस्था में, ठीक है भाई, ठोस अवस्था के जो अवयवी कण है अपन बोल सकते हैं ठोस अवस्था। ठीक है भाई, वो कैसे होते हैं, कठोर एवं असंपीड्य। आपको अभी मैंने बताया था ठोस अवस्था, ठीक है भाई,
ठोस अवस्था में बात करते हैं जो अवयव कण है वो अगर बात करें क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं भाई। आपको अभी मैंने सिंपल सी बात कही, इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण ये कठोर हो गए भाई, हिल नहीं डल सकेंगे। ठीक है भाई, मुलायम को कौन सा होगा, जिनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, आसानी से उनके अवयवी कण अलग हो जाएंगे, इसमें तो प्रबल होता है। और यही कारण है कि ये कैसे होते हैं, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले असंपीड्य को अपन इसमें से इस वर्ड को अपन समझते हैं। संपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया जा सकता है, जिसको दबाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो क्या अपन बात करें ठोस अवस्था को, अपन ठोस अवस्था के जो कण है उनको अपन दबा सकते हैं। जैसे ये चौक है, कि इसको दबा सकता हूं क्या मैं, नहीं। क्यों नहीं दबा सकता, क्योंकि अगर अपन बात करें ये कठोर होता है। ठीक है भाई, जिसको अपन दबा सकते हैं वो होता है संपीड्य। जैसे जल है, तो जल को मैं भाई जल है उसको आसानी से मैं प्रेस कर सकता हूं। ठीक है भाई, जो गैस है उसको आसानी से प्रेस कर सकता हूं, दबा सकता हूं। ठीक है भाई, तो जिसको दबाया जा सकता है, ठीक है भाई, वो होती है आपकी द्रव अवस्था। और अगर अपन बात करें गैस अवस्था, यानी संपीड्य का जो गुण है वो द्रव अवस्था और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। यानी ठोस अवस्था कैसी होती है, असंपीड्य, यानी जिसको दबाया नहीं जा सकता। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, फिर अपन इस वीडियो को समाप्त करेंगे। काफी लंबा वीडियो हो गया अपना। हाँ जी, क्या करें इसमें, अगर बात करें जैसे कि मैंने 3 गुब्बारे लिए, क्या लिए डियर स्टूडेंट, 3 गुब्बारे लिए, और इन 3 गुब्बारों में मैंने क्या किया, एक में मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, एक में मैंने डाल दिया भाई इसमें वायु डाल दी, यानी वायु भर दी, यानी हवा भर दी, और एक में मैंने पत्थर डाल दी। तो पानी मैंने डाला तो उसको मैं आसानी से प्रेस कर सकता हूं, यानी जो गुब्बारा है उसमें मैंने, जैसे कि ये गुब्बारा है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो इसमें मैंने जल भरा है, तो इसको आसानी से मैं दबा सकता हूं। ठीक है भाई, मान लीजिए दूसरा गुब्बारा है जिसमें मैंने क्या भरी है, हवा भरी है। ठीक है भाई, हवा भरी है इसमें, तो इसको भी मैं प्रेस कर सकता हूं। लेकिन अगर इसमें मैं बात करूं जिसमें मैंने कंकर भरे हैं, पत्थर भरे, उसको मैं दबा नहीं सकता। ठीक है भाई, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था वो कैसे होता है, असंपीड्य। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना, जितने ज्यादा अपने स्टूडेंट हैं, अपने क्लास के विद्यार्थी जितने, उन सभी को शेयर करना। ठीक है भाई, और ये जो मैंने आपको आज बातें बताई, ये सभी अगर बात करें बेसिक जानकारी, यहां से आपके एग्जाम में से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन कल की जो मैं क्लास आपके लिए ला रहा हूं, यानी ठोसों का वर्गीकरण, और वो भी ज्यामिति के आधार पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हर साल किसी ना किसी तरीके से वो पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से उसको तैयार करना है। तो कल तैयार रहना, हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, और वो भी किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। ठीक है भाई, इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर मैंने जैसे आपको बोला वीडियो लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अपन कल एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, गुड लक एंड गुड विश।